हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको DECE 1 जो सितंबर 2021 और मार्च 2022 का असाइनमेंट है DECE 1 का, वो सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इसमें 6 प्रश्न हैं भाग क के, जो कि 6 के 6 करने अनिवार्य हैं। तो इसमें अगर आपको कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आगे इसमें DECE के पूरे सब्जेक्ट की क्लासेस डालूंगी इस चैनल पे। भाग ख और ग, इन दोनों के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने पिछले जो असाइनमेंट डाला हुआ है उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, वो ही सेम आप उसमें से कर सकते हो। क्योंकि भाग क और ग ये दोनों ऐसे हैं कि इनमें जो भी हमें प्रश्न दिए जाते हैं कि जो अभ्यास करना है तो वो हमारी मर्जी से कर सकते हैं हम। 2-3 ऑप्शन दिए होते हैं जो हमने पिछले साल। तो पहला प्रश्न है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के दौरान स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उभरने का क्रम बताइए। तो इसका उत्तर होगा, स्थूल क्रियात्मक विकास से आशय है मांसपेशियों में गति, जैसे रेंगना, घुटनों पे चलना, दौड़ना, कूदना। बच्चे के विकास के साथ साथ जैसे विकास भी चलता रहता है। जैसे जन्म के समय जो बच्चा अपनी गर्दन भी नहीं हिला सकता, मांसपेशियों पर नियंत्रण लगा सकता है, वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करने लग जाता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष के दौरान जो बच्चों में स्थूल क्रियात्मक विकास होता है निम्न क्रम में चलता है। जैसे जन्म से 2 वर्ष तक स्थूल क्रियात्मक विकास, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास होता है जो ऊपर से नीचे की ओर और मध्य से बाहर की ओर होता है। बच्चा धीरे धीरे गर्दन मोड़ना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद उसके कंधों में भी हलचल शुरू हो जाती है। हाथों, पैरों, कंधों, उनमें समन्वय स्थापित होता है। स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए पहले 1 साल में बच्चा रेंगना शुरू करता है, धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगता है। साल के अंत तक वह बिना किसी सहारे के चलने लगता है। पहले वह पैर चौड़े करके दौड़ता है और धीरे धीरे उसे दोनों पैरों में गति में सामंजस्य बनाना आ जाता है। 16 से 18 माह का बच्चा किसी हल्की वस्तु को भी आसानी से धकेल सकता है। वह छोटे छोटे खिलौनों को इधर से उधर उठाकर रख सकता है, फेंक सकता है। इस प्रकार 2 वर्ष का बच्चा चलना सीख जाता है। पहले पहले उसे चलने में डर लगता है, इसलिए वह दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाता है या बच्चा गिर भी जाता है। जबकि 2 वर्ष तक बच्चे पकड़कर सीढ़ियाँ भी चढ़ने उतरने लग जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे उनका स्थूल क्रियात्मक विकास होता रहता है। अब नेक्स्ट है, 4 वर्ष के बच्चों में निम्नलिखित प्रत्येक के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक एक क्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें मैंने ये क्रिया कर दिया। एक लेखन पूर्व कौशल है, तो इसका क्या किया, लेखन पूर्व कौशल के लिए है लेखन पूर्व कौशल। लेखन पूर्व कौशल बच्चों के लिए मनोरंजक होना चाहिए। चूँकि छोटे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्होंने पढ़ना लिखना नया होता है और बच्चे की उम्र भी काफ़ी कम होती है, तो हमें ये क्रियाएं ऐसे करवानी चाहिए जिससे बच्चों को ज्ञान भी मिल जाए, उनके ज्ञान में वृद्धि भी हो और ये क्रिया करने में उन्हें आनंद भी आए। और यह कौशल उसमें स्वसंकल्पना से आता है। एक 4 वर्ष के बच्चे के साथ यह लेखन पूर्व कौशल बढ़ाने के लिए हम निम्न क्रिया कर सकते हैं। अब हम क्रिया क्या चुनेंगे, जैसे एक फूल दे देंगे, 1-2 फूल दे देंगे या किसी चीज़ की आकृति दे देंगे, ब्लॉक वगैरह उसे, और फिर कहेंगे कि है ना, बच्चे से कहेंगे कि वे भी ऐसा ही बनाएं। जैसे एक बना देंगे हम ब्लॉक से, फिर बच्चे से कहेंगे तुम भी ऐसा बना के दिखाओ, तो उसे कुछ नया सीखना आता है। वो बच्चों को उत्साह भी बढ़ेगा, जैसे वो खुद से बनाएंगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। और अभी अपनी पसंद के अनुसार खेलेंगे तो आगे जाकर उनके लेखन कौशल में इससे सहायता भी मिलेगी। इस प्रकार यह क्रिया बच्चे के लिए उपयुक्त है। दूसरा क्या, सृजनात्मकता। सृजनात्मक शक्ति छोटे बच्चों में बहुत अधिक होती है। बच्चे हर छोटी छोटी चीज़ में सृजनात्मकता खोज लेते हैं, अतः बच्चों को सृजनात्मकता
के भरपूर अवसर देने चाहिए। इसके लिए हम जिस खेल विधि को चुनेंगे वो क्या है, ड्राइंग या रंग भरना। जैसे एक खाली कागज़ देंगे या उसमें कोई छोटा मोटा चित्र बना रहेगा और बच्चे से बोलेंगे कि इनमें अपनी पसंद के रंग भरे, और ऐसे रंग भरे कि ये चित्र बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगे। तो हम ऐसा कहेंगे ना तो बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे कि हम अपनी तरफ से इसे सुंदर बनाने की कोशिश करें। इसलिए हम उन्हें कहेंगे कि इस कागज़ को वो सुंदर बनाएं, कि कैसे बनाएंगे। तो बच्चा जब वो कागज़ लेगा तो वो कोशिश करेगा कि उसमें ना सोच सोच के रंग भरेगा, भले वो उल्टे सीधे कैसे भी रंग भरे, लेकिन जब वो भरेगा खुद से तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो अपना दिमाग लगाएगा, सृजन शक्ति का निर्माण होगा। तो बच्चे जब अपनी इच्छा अनुसार उसमें रंग भरते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी यह सृजनात्मकता उभर के आती है। किसी भी बच्चे में एक जैसे नया नया रंग भरेगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, अनेकों रंग से भर देंगे, इस तरह से आकृति भी बन जाएंगी और उनका चित्र सुंदर भी लगेगा। तो इससे इनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। इससे बच्चों को रंग और आकृति के बारे में भी समझ बढ़ती है। अब प्रश्न 2 आ गया, परोपकारिता और सहानुभूति से क्या तात्पर्य है। परोपकारिता और समानुभूति शब्द काफ़ी हद तक समान ही लगते हैं। जैसे परोपकारिता का अर्थ है बिना निजी लाभ या स्वार्थ के अपनी चीज़ें सभी के साथ, चीज़ें या समय सभी के साथ बांटना। और परोपकारिता का अर्थ है विकास से, समानुभूति का विकास से संबंध है। परोपकारिता में दूसरों को बिना लाभ के चीज़ें देते हैं और समानुभूति में दूसरों की स्थिति को हम ना ऐसे समझते हैं कि हमारी भी वही स्थिति है, मतलब समानुभूति। चूँकि बच्चों के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है, वे दूसरों की परिस्थितियों को समझने में पूरी पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से। परंतु कई बार बच्चों को बड़ों को या अन्य लोगों के साथ जिसे वे जानते हैं, अगर वे उसे उदास देखते हैं ना तो उसे अपना खिलौना दे के चुप करवाने की, सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनमें भी समानुभूति होती है। जैसे माता पिता बच्चे के प्रति स्नेहशील और होते हैं ना, उनमें भी यह परोपकारिता और समानुभूति काफ़ी हद तक पाई जाती है, क्योंकि वो माँ बाप से वही सीखते हैं और दूसरों से स्नेहपूर्ण संबंध भी बना सकते हैं। जैसे क्या है, एक दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा रोने लगा तो दूसरे बच्चे क्या उसे चुप करवा रहा है, पर वो नहीं हुआ तो उसने अपना खिलौना देने की कोशिश की। खिलौना देने पे भी जब वो चुप नहीं हुआ ना तो वो जाके उसकी मम्मी को बुलाने चला गया कि उसकी मम्मी आएगी, उसे गोदी में लेगी, सांत्वना देगी और चुप हो जाए। क्योंकि उसकी मम्मी जैसे वो रोता है तो उसकी मम्मी उसे गोदी में लेके चुप करवाती है ना, उसने सोचा कि ऐसे ही, तो उसने समानुभूति आई उसमें। इसका ख है पारिवारिक परिवेश के वे कौन से पहलू हैं जो इसके विकास में मदद करते हैं। पारिवारिक परिवेश क्या है, तो देखो पारिवारिक परिवेश, इसका उत्तर हमें लिखना है। पारिवारिक परिवेश से आशय हमारे परिवार का जो आकार, स्थिति इत्यादि जो भी है ना, वो हमारा पारिवारिक परिवेश है। यानी हम परिवार में कैसे रहते हैं, कैसी हमारी आर्थिक स्थिति, और परिवार में माता पिता अन्य लोगों के संबंध आपस में कैसे हैं। हमारे पारिवारिक परिवेश का हम बच्चों पर काफ़ी प्रभाव देखते हैं, जो कि उनके विकास में बहुत योगदान देता है। इसके पहलू क्या क्या हैं। पारिवारिक परिवेश के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। विकास में मदद करते हैं, जो कि बच्चे के विकास में मदद करते हैं। तो पहला है परिवार जनों या माता पिता का आपसी संबंध या व्यवहार। जैसे माता पिता या परिवार के अन्य लोग आपस में जैसा उनका स्वभाव होगा, बच्चे के ऊपर भी उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अतः माता पिता या जो परिवार के लोग हैं उन्हें आपस में स्नेहपूर्ण रहना चाहिए, ताकि बच्चों को भी सकारात्मक माहौल मिल पाए विकास के लिए और उनकी योग्यताओं में वृद्धि हो सके। परिवारजनों में बच्चा सामाजिक विकास के गुण सीखता है, क्योंकि जो परिवार में वो सीखेगा वही आगे जाके करेगा। आर्थिक स्थिति दूसरा पॉइंट है। कुछ हद तक यह भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि निम्न आर्थिक स्तर जब होता है ना तो माता पिता बच्चों के लिए एक तो ज़रूरत की चीज़ और साथ में भोजन, इसके लिए भी बच्चे को पूरा नहीं मिल पाता है, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, इसलिए उसका शारीरिक विकास भी रुक सकता है। अतः बच्चों के विकास के लिए कम बुनियादी ज़रूरतें पूर्ण करने लायक, कम से कम ना पूर्ण बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी करने लायक आर्थिक स्तर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उन्हें कम से कम 2 वक्त का सही खाना तो मिले। तीसरा क्या, परिवार का आकार। अब परिवार का आकार भी इसी तरह परिवार के अन्य सदस्यों का होना। परिवार में और जितने सदस्य होंगे उतना अच्छा रहेगा ना, बच्चे को उतना टाइम मिलता है, आत्मीयता। परिवार के अन्य सदस्य जितने लोग होंगे उनके साथ ही बच्चा रहेगा। आय, अच्छा परिवेश, ये भी सारे के सारे पारिवारिक परिवेश हैं। तीसरा,
मान लीजिए आप शाला पूर्व केंद्र में शिक्षिका हैं, तो बच्चों की प्रगति के मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधियां अपनाएंगे बताइए। तो हम अपनाएंगे अवलोकन या प्रश्न पूछना। पहला, बच्चों की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन करने के लिए, विकास के लिए ये जरूरी है। मूल्यांकन द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के वृद्धि विकास सही हो रहा है या नहीं। तो हम अगर ये करेंगे तो हम कौन कौन से तरीके अपनाएंगे। पहला अवलोकन है, यह मूल्यांकन का सबसे आसान तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की योग्यता, पसंद नापसंद और जो बच्चे का व्यवहार है उनका हम अवलोकन करते हैं और उसके द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। अवलोकन के रिकॉर्ड के लिए हम व्यवहार संबंधी विशिष्ट घटनाओं का रखरखाव करते हैं, जांच सूची और रेटिंग स्केल आदि हम बनाते हैं। इन सब का इसमें प्रयोग किया जाता है। इससे बच्चे की योग्यता, व्यवहार, कौशल आदि की अनुसूची बनाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे की प्रगति कैसे हो रही है, कहाँ कहाँ उसको मदद की आवश्यकता है। तो हम यह अपनाएंगे। दूसरी क्या अपनाएंगे, हम बच्चों के अभिभावकों से प्रश्न या सूचना एकत्रित करना। हम क्या करेंगे, बच्चों के माता पिता है ना, उनसे पूछेंगे कि आपके बच्चे के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं, कई बार हम बच्चे के साथ पूरा दिन नहीं रह पाते ना, तो हम जो नहीं जान पाते वो सब हमें माता पिता के द्वारा हमें पता चल सकता है। अतः माता पिता से उनके बच्चों के बारे में पूछना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इससे तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जो हम स्कूल में नहीं देख पाए वो हम माता पिता से पूछ सकते हैं, और जो स्कूल में देखा वो दोनों चीज़ें मिला के फिर हम बच्चे का अच्छे से मूल्यांकन कर पाएंगे कि बच्चा घर में ऐसा है, स्कूल में ऐसा है तो क्यों है। तो वो सब इस प्रकार हम बच्चे के अवलोकन व सूचना एकत्रित कर उनके विकास के बारे में कार्य कर सकते हैं ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अब इसके बाद नेक्स्ट है, शाला पूर्व केंद्र में भीतरी स्थान का मूल्यांकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर आएगा, एक केंद्र जो हम शाला पूर्व बच्चों के लिए बनाते हैं तो उसकी स्थापना करते समय अनेक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे भीतरी स्थान का ध्यान रखते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे, केंद्र के कक्ष में फर्नीचर की मात्रा कम हो और ज़्यादा जगह ना घेरे जो भी हो, और उनके कोने जो होते हैं ना नुकीले ना होकर गोल हो ताकि बच्चों को चुभे ना, चोट ना पहुँचे। बच्चों को कहानी कविता सुनाने के लिए बीच में जगह हो ताकि जो दरी या चटाई बिछाकर बच्चों को आराम से बिठा सकें। ड्राइंग, पेंटिंग, अन्य जो सामग्री है, मिट्टी से खेलने की चीज़ें हैं, वो टेबल, वो सारे अर्धवर्त में रखे ताकि बच्चे आसानी से एक दूसरे को देखते हुए क्रिया कर सकें। कमरों की दीवारों के साथ साथ क्रिया क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। जैसे कमरे के कोने हैं ना, दीवारें, उनके साथ साथ क्रिया क्षेत्र बनाए जहाँ सामान रखो। एक तो बीच में इधर उधर सामान फैलाने से अच्छा कोनों में बनाए जाएं ताकि उन स्थानों पर विशिष्ट क्रियाओं से संबंधित सामग्रियां रख सकें। अब जैसे विशिष्ट क्रियाएं करेंगे तो हम उसके लिए अलग अलग सामग्री होती है, तो हम इधर उधर फैलाने से अच्छा हम क्या करेंगे, अलग कोनों में बनाएंगे। और उन कोनों में क्या करेंगे, जैसे मुखौटे, अब मुखौटे हैं, अब हम उनको एक कोने में क्रिया के लिए बनाएंगे तो हम बच्चों को मुखौटों का खेल खिलाएंगे वहाँ बिठा के, और उन सबको वापस दोबारा वहीं पे रख देंगे ताकि वो चीज़ें बिखरी हुई ना हो। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे मुखौटे, कठपुतली, ब्लॉक, कार्ड आदि, ये सारी चीज़ें जो बिखरती है ना तो वापस उसी जगह आ जाएंगी। कमरा ज़्यादा छोटा ना हो, ना ही बच्चों की गतिविधि के लिए पर्याप्त स्थान मिल पाएगा। ऐसा ना हो ना कि इतना ही छोटा कि बच्चे खेल ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दीवार रंगीन हो, उस पर चित्र टंगे हो, चार्ट हो, ताकि बच्चों को वे आकर्षित कर पाए। और चार्ट ना इतने होने चाहिए कि बच्चा आराम से बैठा हुआ देख सके, उसे ज़्यादा ऊपर मुँह ना करना पड़े। इस प्रकार हम भीतरी स्थान का ध्यान रखकर शाला पूर्व केंद्र के भीतरी स्थान का मूल्यांकन करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा, छोटे बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का चयन करते समय किन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। अब खेल एक ऐसी चीज़ है जो हर उम्र के लोगों को पसंद है, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों को खेलना पसंद है तो उनका चयन करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी क्रिया का उद्देश्य क्या है, मतलब इस खेल का उद्देश्य क्या है और हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। फिर इसकी विषय वस्तु पहले से ही तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम ना जिस सामग्री का उपयोग करेंगे उसको भी पहले ही सोच लेंगे। हमें बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है या हमने लक्ष्य प्राप्त हुआ है नहीं, वह भी पहले ही सोच लेंगे। आदि कुछ चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे किसी क्रिया के लक्ष्य से बच्चे को जो ज्ञान मिलता है हमें उसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा।
इसलिए ना हम ये सारी चीज़ें हम पहले से ही सोच लेंगे कि इन इन चीज़ों से हमें ये क्रिया करनी है, तो हमें इन इन चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा। अब कोई क्रिया चुनते समय क्या करना है, हमें ध्यान देना है, बच्चों के सोचने के अवसर दें, कि बच्चों से भी पूछे कि क्या खेलेंगे, या फिर ऐसे सोचे कि ना बच्चों को क्या आता है, तो उनके अनुभव पे आधारित हो खेल। बच्चों को चुनौतीपूर्ण क्रियाएं दें, पर क्रियाएं ऐसी हो कि वो आराम से कर पाएँ थोड़ा, और उन्हें आनंद भी आए पर ज़्यादा कठिन भी ना हो। क्रिया बच्चों की रुचि के अनुरूप हो, और इसकी विषय वस्तु का ध्यान रखते समय क्या ध्यान रखेंगे, बच्चे उस विषय के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत जानते हों। बच्चे खेल क्रिया विषय पर समझने के अनुरूप भी होनी चाहिए वो क्रिया। विषय वस्तु है, उसे सीखने में बच्चे के बाद में भी काम आ गए। इस तरह से 2-4 इसके विशेषताएं हैं, हमें ध्यान रखनी है। ये सारी बच्चों की क्रियाओं को क्रम में रखना आना चाहिए। फिर उनसे उनकी स्मरण शक्ति का मूल्यांकन हो, वो भी ध्यान रखना है। कला संबंधित कार्य करवाएंगे तो बगीचे में भ्रमण आदि जो क्रिया है उसके दौरान हम उनसे चित्र भी बनवा सकते हैं। ये सब ध्यान में रखना है। बच्चों की क्रिया कैसी लगी ये भी ज़रूर पूछना है हमें बच्चों से। इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें जो बच्चों के विकास में सहायक होती है। अब प्रश्न संख्या 5 आ जाती है। शाला पूर्व शिक्षा के संदर्भ में कहा जाता है कि बच्चों को खोजबीन करने और स्वयं चीज़ों के बारे में पता लगाने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। और दूसरा है, शाला पूर्व शिक्षिका को बच्चों के खेल क्रियाओं का संरचना करनी चाहिए और खेलते समय उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। अब आपके विचार में ये दोनों कथन भिन्न भिन्न है, एक दूसरे से विरोधी हैं, एक दूसरे से पूरक है, तो ये बताइए। और जो बता रहे हो आप मानते हो, उसका तर्काधार और उदाहरण भी दीजिए। तो जैसे दोनों शब्द वैसे तो ना पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग लगते हैं, लेकिन ना हमें लगेगा कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जब हम ढंग से इनको पढ़ेंगे, इनका अर्थ समझेंगे, तो ये दोनों शब्द एक ही दूसरे के पूरक ही प्रतीत होते हैं। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक कथन एक दूसरे के पूरक ही लगते हैं, तो मेरे विचार से ये एक दूसरे के पूरक ही हैं। क्योंकि जैसे बच्चों को स्वयं से खोजबीन करने में आत्मविश्वास आता है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, आगे बढ़ने के लिए स्वयं कार्य करने का प्रेरणा मिलता है, और बच्चों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने से संतुष्टि भी मिलती है, जो कि आगे जाकर नए नए प्रयोग करने के लिए बच्चे फिर तत्पर भी होते हैं। परंतु खेलों में खोजबीन के अवसर देना और स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता देना, ये सब दोनों ना अलग अलग हैं। कि बच्चों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता अगर देनी है तो उसके बाद हमें ये सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि जैसे वो बच्चे अपने आप से कर तो रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, कहीं उससे कोई चीज़ से कोई नुकसान तो नहीं पहुंच सकता। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। इसलिए जब भी कुछ नया कार्य करें तो उनका मार्गदर्शन करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि उनके लिए क्रिया भी आसान हो, सुरक्षित भी हो। चूँकि बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं हैं कि उनका वो अपने आप से कर सके, तो मार्गदर्शन की ज़रूरत होती ही है। सही समय पर दिया जाने वाला मार्गदर्शन बंधन नहीं होता है। अतः केंद्र में शिक्षिका क्रिया योजना बनाती है तो वह बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ विकास को भी ध्यान में रखती है, ताकि उनका विकास सही दिशा में। अतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसका उदाहरण मैं ना लिख नहीं पाई, एक्चुअली क्या वो पेज स्किप हो गया, तो उदाहरण में आप लिख सकते हो। जैसे एक बच्चा खेल रहा है, लेकिन वो ब्लेड से खेल रहा है स्वयं, तो अब हम ब्लेड से तो खेलने नहीं दे सकते हैं ना, वो स्वयं करेगा, चुभेगा, उसे पता चलेगा, लेकिन ये हमारी देख रेख में होना ही चाहिए। इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा उदाहरण लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये इसमें थोड़ा सा बच गया था। वही शिक्षिका बच्चों की निगरानी में बच्चों को अपनी निगरानी में कार्य करवाती है, तो बच्चों पर इसका मतलब ये नहीं है कि बंधन है, वह बंधन लगा रही है, पर उससे कोई कठिनाई नहीं होगी बच्चों को सीखने में, बल्कि उसका मार्गदर्शन ही बढ़ेगा, और बच्चा क्या है, सावधानी पूर्वक काम करेगा। काम अगर सावधानी पूर्वक किया जाए, ताकि बच्चे की सुरक्षित रहकर उसकी खोजबीन होती रहे, बच्चा सुरक्षित भी रहेगा और उसकी खोजबीन रहेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत उन पे अंकुश भी रखा जाए। तो यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर लगभग 500 शब्दों में लिखिए।
निर्णायक अवधियाँ। ऐसी अवधियाँ जो बालिका के विकास व ज्ञान को प्रभावित करे वे निर्णायक अवधियाँ कहलाती हैं। इन अवधियों में मिले सकारात्मक व अनुकूल अनुभव बच्चे के प्रतिकूल विकास में अनुकूल अनुभव डालते हैं और प्रतिकूल अनुभव उनके विकास में बाधा भी डाल सकते हैं। कभी कभी ये जो प्रतिकूल अनुभव है ना, ये बहुत ज़्यादा हानि भी पहुँचाते हैं जो सुधारी नहीं जा सकती, अतः ये अवधियाँ महत्वपूर्ण है। इन अवधियों में बच्चे के को ना विशेष कौशल सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार होते हैं, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे एक बालिका है, जब वो बोलना शुरू करते हैं ना, तो उसके होठ जीभ स्वरतंत्र ये सारे उस पर नियंत्रण तो हो जाता है, लेकिन बोलना भी सीखते हैं। लेकिन बोलना सीखने के लिए सुनना भी ज़रूरत है। जब वो कुछ सुन ही नहीं पाएगी तो उसे कोई प्रेरणा ही नहीं मिलेगा, तो बोलना कैसे सीखेगी। इसलिए जब बालिका 1 वर्ष में अपना पहला शब्द बोलती है, तो वो सुनने के बाद पहला शब्द, अगर वो बिना कुछ सुनेगी नहीं तो एक बार बोलेगी, 2 बार, फिर चुप हो जाएगी। इसलिए सुनने या समझने में अगर उसे दिक्कत हो तो उसके भाषा में विकास में वह बाधा हो पाएगी। इसलिए यह अवधि महत्वपूर्ण है उसके भाषाई विकास के लिए। तो दूसरा क्या है, प्रसव पूर्वी कुछ अवधि। जैसे प्रसव पूर्वी अवधि महत्वपूर्ण होती है जो माँ के गर्भ में अगर पहले 3 माह होते हैं ना, उनमें बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके सारे अंग बन जाते हैं। अगर माँ को कोई बीमारी या दिक्कत है तो बच्चे पर भी प्रभाव डाल सकती है। इससे बच्चे को जर्मन खसरा, अंधता, बहरापन, हृदय रोग ये सब हो सकते हैं। प्रथम 3 माह में अगर माँ को ना जर्मन खसरा हो तो बच्चे को भी नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन अगर वो ना बाद के माह में नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए ये भी एक बच्चे के लिए ना, बच्चे के शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवधि है। तीसरा आ गया बच्चे का ना जन्म के प्रथम 6 माह, जो जन्म के 6 माह से 1 वर्ष का, तो इसमें क्या सामाजिक संबंधों का विकास होता है। अगर जैसे उस टाइम पे क्या माता पिता स्नेही हो, प्यार से बच्चे का रख रखाव करते हो ना, तो बच्चे को लगेगा कि ऐसे ही रहना चाहिए, तो वह भी अपने दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बना पाता है। इसीलिए ना ये निर्णायक अवधि उसके लिए सामाजिक संबंध बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें उसे अच्छे संबंध मिलना, अच्छा व्यवहार होना। नवजात की क्षमताएं व योग्यताएं बताइए। जन्म से लेकर 1 माह तक का शिशु क्या होता है, नवजात होता है। तो नवजात में भी हमें ना ऐसे ही लगता है छोटा बच्चा क्या है इसमें, तो उसमें बहुत विशेषताएं होती है। पहला, क्रियात्मक योग्यता। शिशु को यदि पेट के बल लिटाया जाए तो अपना सिर उठा लेता है, सीधा लेटते हुए हाथ पैर हिलाता है। कभी कभी शिशु किसी घटना प्रेरण के उत्तर में ना शारीरिक गतिविधि भी करता है, जैसे हिलने लग जाता है, वो अपने आप भी होती हैं। जैसे हम अगर नवजात शिशु के चेहरे पे उंगली लगा, अचानक उसका मुंह ना हिलने लग जाता है, उस साइड देखने लग जाता है। पैदा होते ही बच्चा दूध पीने योग्य भी हो जाता है, उसे कोई सिखाता थोड़ी है, लेकिन वो चूसने की क्रिया वो पहले ही सीख जाता है पैदा होते ही। आंखें झपकाता है, पलके झपकाता है, हाथ पीछे हटा लेता है, आदि उसकी कुछ क्रियात्मक योग्यताएं। दूसरा, संवेदी योग्यताएं। अब संवेदी योग्यताएं क्या? संवेदी योग्यताओं का आशय आंख, कान, अन्य ज्ञानेंद्रियों का कार्य करना। अब ये प्रमुख संवेदी योग्यताएं निम्न प्रकार हैं। दृष्टि संवेदना, इसमें शिशु जन्म लेते ही ना, जन्म के टाइम ही ये सब रहती है बच्चे में। बच्चा अंधकार व प्रकाश में अंतर कर सकता है। जैसे अंधकार में बेचैन रह जाता है, हल्की रोशनी में बच्चा आराम से खेल रहा होता है, पर बिल्कुल जब हम उसे धूप में ले आते हैं ना शुरू शुरू में बिल्कुल छोटे बच्चे को, तो उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, आधी बंद हो जाती हैं। हमें लगता है क्यों नहीं खोल रहा है, लेकिन वो उसके अनुकूल नहीं होती है, उसकी दृष्टि के अनुकूल नहीं होती है वो। इसलिए श्रवण संवेदना, जन्म के समय शिशु में श्रवण संवेदना के स्पष्ट परिणाम तो नहीं है, पर पाया जाता है कि शिशु ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। स्वाद संवेदना, अब ये भी है, बच्चे को ना स्वाद के बारे में भी पता है। जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु स्वाद के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने लग जाते हैं। जैसे अगर हम उनके मुंह में ना जैसे शहद डालते हैं तो चूसने लग जाते हैं, अगर हम नमक डालें तो बाहर उड़ेल देंगे थूक के साथ, और अगर कड़वी कसैली वस्तु डालेंगे तो रोने भी लग जाते हैं, चिल्लाने भी लग जाते हैं। उसके बाद आया घ्राण संवेदना। यह एक राय नहीं है, पर उनमें बच्चों में पाई नहीं जाती है। स्पर्श, हम जिस स्पर्श संवेदना, जैसे हम बच्चे को नहलाते हैं, छूते हैं, गर्म पानी से, निवाए पानी से नहलाते हैं ना, तो बच्चा खुश होता है, ठंडे पानी से सिहर जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चे, नवजात बच्चे में बहुत योग्यताएं होती हैं। अब इसका गय है, बाल देखभाल केंद्र की क्रियाओं में अभिभावकों को सम्मिलित करने के क्या क्या तरीके हैं। अभिभावक वे लोग हैं जो अपने बच्चे
को अच्छे से जानते हैं, वे अपने बच्चे के बारे में हर छोटी बड़ी बात को जानते हैं। अतः बाल देखभाल केंद्र की क्रियाओं में इन्हें सम्मिलित करना बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए अच्छा होगा। इसके लिए जैसे क्या क्या अपना सकते हैं, जब माता पिता बच्चों को केंद्र लाएं उस समय पालनकर्ता उसके बारे में, अपने बच्चे के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। पालनकर्ता को अगर समय मिले तो उसे पालनकर्ता मतलब जो शिक्षिका होती है वो बच्चे के घर जाके उनके माता पिता से उनकी जानकारी प्राप्त कर सकती है। पालनकर्ता बच्चों के साथ संदेश भेजकर, जैसे डायरी में नोट लिख के भेजते हैं ना, माता पिता को बच्चे के बारे में बता सकती है और कह सकती है आप भी इनके बारे में हमें इसमें लिख के भेजो। अभिभावकों के लिए समारोह बैठक आयोजित कर सकती है और उनमें ना उनको बुला सकती है कि आप सब इनवाइटेड हैं। बच्चों के भ्रमण व समारोह के दौरान माता पिता को निमंत्रण दिया जा सकता है। इस प्रकार कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम माता पिता को केंद्र की क्रियाओं में सम्मिलित कर सकते हैं, ताकि बच्चों के कौशलों का विकास आदि का ना पूरा ध्यान रखा जा सके। अब यहाँ पे ना भाग क खत्म हो जाता है। ख और ग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पुराने जो असाइनमेंट DEC1 का है वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। उसमें जो ख और ग कर रखा है आप वही क्रियाएं कर सकते हैं इसमें भी, क्योंकि उनमें क्या नंबर दिए गए हैं, अभ्यास कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक करना है, इसमें क्या 2-3 अभ्यास कार्य दिए गए होते हैं, आपको उनमें से एक करना होता है। तो आप वो पिछले ईयर वाला भी सेम कोई भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आगे भी आपको DEC के बारे में कोई जानकारी की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे आपके DEC की मैं इसमें क्लासेस भी डालूँगी। थैंक यू।